हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का। हम लोग पढ़ रहे हैं ऐतिहासिक काल के बारे में और ऐतिहासिक काल को हमने समझा कि इतिहास का वो कालखंड होता है जिसके हमारे पास लिखित साक्ष्य भी हैं और हम उन्हें पढ़ भी सकते हैं। ऐतिहासिक काल को समझने के लिए हमने उसे 3 भागों में विभाजित किया था कि ऐतिहासिक काल के हमारे पास कितने एविडेंस मिलते हैं जिसके आधार पर हम ये बता पाते हैं कि ऐतिहासिक काल में क्या-क्या हुआ था। तो पहला था कि एक पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत सिक्के और अभिलेख के बारे में हमने जाना कि कितने प्रकार के सिक्के थे जो कि अलग-अलग राजवंशों की जानकारी देते हैं। उसी प्रकार हमने अभिलेखों के बारे में समझा और आज हमें समझना है विदेशी यात्रियों के बारे में कि अलग-अलग विदेशी यात्री जो भारत देश में आए, भारत में वो आए भ्रमण करने के बाद वो अलग-अलग राजवंशों में रुके, अलग-अलग राजाओं के पास रुके। उन्होंने अपनी-अपनी पुस्तकें लिखी और हर पुस्तक में किसी न किसी राजवंश का ज़िक्र मिलता है। तो हमें ये जो आज का वीडियो है, आज का जो लेक्चर है, इसके अंतर्गत आपको यही याद करना है कि कौन से यात्री ने कौन सी पुस्तक लिखी। तो आइए बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं, एक-एक करके जानना प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ पर लिखी हुई है लिस्ट आपके सामने है सूची कि विदेशी यात्री में सबसे पहले आया है हेरोडोटस। हेरोडोटस की जो पुस्तक है, इधर जो लिखे हुए हैं वो विदेशी यात्रियों के नाम हैं और यहाँ पर जो लिखा गया है ये उनकी पुस्तकें हैं या उनके द्वारा किए गए कार्य हैं कि उन्होंने क्या किया। तो हेरोडोटस की जो पुस्तक है उसकी हेरोडोटस ने जो पुस्तक लिखी है उसका नाम है हिस्टोरिका। टालमी आए, टालमी ने पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम है जियोग्राफिका। फिर अगला व्यक्ति जो आया उसका नाम था प्लिनी। प्लिनी ने जो पुस्तक लिखी वो है नेचुरल हिस्ट्री। उसके बाद आते हैं मेगास्थनीज। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक है इंडिका। उसके बाद अगले आते हैं अल बरूनी। अल बरूनी ने किताब लिखी थी किताबुल हिंद और तहकीके हिंद। 2 पुस्तकें लिखी थी, किताबुल हिंद और तहकीके हिंद। अगले नंबर पर है मार्को पोलो। मार्को पोलो ने भी पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम था द बुक ऑफ मार्को पोलो। ठीक, उसके बाद इधर आते हैं। फिर ये जो 3 नाम हैं आपको, ये 4 नाम एकदम सीक्वेंस से याद रखने हैं। एक फाहियान और एक आया वेनसांग और सन युगन और इत्सिंग। ठीक, ये 4 व्यक्ति जो थे ये चारों के चारों चीनी थे, चीन से आए थे ये लोग। ठीक, तो फाहियान ने जो पुस्तक लिखी उसकी पुस्तक का नाम है फो क्यू की और वेनसांग ने जो पुस्तक लिखी उसका नाम है सी यू की। अब उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है संयोगन। संयोगन ने क्या किया कि वो भारतवर्ष में आया, भारतवर्ष में वो कम से कम 3 वर्षों तक रहा। 3 वर्षों तक उसने क्या किया कि बौद्ध धर्म की अलग-अलग जो किताबें हैं उनकी प्रतियां अर्थात उनकी 2 कॉपी करा करके उसे लिख करके कॉपी पर उसको ले करके वो गया। और उसके बाद अगला आता है इत्सिंग। ठीक, इत्सिंग या इसका नाम इप्सिंग भी देता है अलग अलग जगहों पर। इत्सिंग या इप्सिंग इसने क्या किया कि इसने त्रिपिटक की 400 कॉपी कराई। उसकी 400 कॉपी करा करके कहाँ ले गया? चाइना ले गया। अब त्रिपिटक क्या है आपको आगे अगले लेक्चर्स में हम सभी धर्मों के बारे में बताएंगे कि कौन सा धर्म कैसे यानी उसका उद्भव हुआ, कैसे वो धर्म बना और उस धर्म की क्या क्या मान्यताएं होती हैं, वो लोग किन रीति रिवाजों को मानते हैं, ये सब कुछ आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। तो जो त्रिपिटक है ये बौद्ध धर्म की एक पुस्तक है। त्रिपिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्य पिटक, तो ये सारी जो पुस्तकें हैं ये बौद्ध धर्म की पुस्तक है। तो उसकी एक पुस्तक है त्रिपिटक। तो उस पुस्तक की इसने क्या कराई, 400 कॉपियाँ कराई। उन 400 कॉपियों को वो ले गया अपने देश चाइना में। अब देखिए, तो फाहियान, वेनसांग, संयुगन और इत्सिंग, इसमें सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है? सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है वेनसांग। अब ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये ऐसा व्यक्ति था जिसकी वास्तव में जो जिज्ञासा थी वो पढ़ने में बहुत अधिक थी। ये व्यक्ति कुछ सीखने के उद्देश्य से भारत में आया। भारत में आने के बाद नालंदा विश्वविद्यालय में इसने अध्ययन भी किया, अध्यापन भी किया, अर्थात यहाँ पर रह के उसने स्वयं शिक्षा भी ग्रहण कर ली और शिक्षा ग्रहण करने के बाद यहाँ के विद्यार्थियों को उसने पढ़ाया भी। इसी कारण से जो वेनसांग है इसे यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। ठीक, प्रश्न याद रखिएगा कि यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है वेनसांग को। वेनसांग कहाँ से आया था? चाइना से आया था। वेनसांग द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? सी यू की। इसने किस विश्वविद्यालय में रहकर पढ़ाई की? तो नालंदा विश्वविद्यालय में। इसने भारत के किस विश्वविद्यालय में पढ़ाया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय में। तो फाहियान, वेनसांग, संयुगन और इत्सिंग, इन सभी के बारे में आपने देख लिया। तो सबसे पहले चाइना में जो बौद्ध धर्म है वो यहीं से गया था।
संयुगन और इत्सिंग जो आए थे, इन्होंने अलग अलग समय पर बौद्ध धर्म की प्रतियां वगैरह ले गए और वहाँ पर जाकर लोगों को बताया कि बौद्ध धर्म ऐसा है, इसके अंदर अलग अलग चीज़ें हैं। इसमें भी आप देखेंगे तो भारत में देखेंगे तो बौद्ध धर्म कुछ अलग ढंग का आपको दिखेगा। चाइना में केवल बौद्ध धर्म नाम केवल सुनने को मिलेगा, मगर बौद्ध धर्म में कहा गया है कि आप अहिंसा नहीं कर सकते, और चाइना में देखते हैं अहिंसा जमकर होती है। बौद्ध धर्म कहता है कि जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए, अर्थात जीवों को नहीं मारना चाहिए, परंतु चाइना की जो 80% आबादी है वो सी फूड पर निर्भर करती है, अर्थात समुद्री जीवों को मार कर खाना या वगैरह वगैरह, वो सब सारे उल्टे सीधे जानवर वगैरह सब खाते रहते हैं। तो वो भी, तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बौद्ध धर्म जब आप पढ़ेंगे तो बौद्ध धर्म भी आगे चल के बहुत सारी शाखाओं में टूट गया। तो एक शाखा जो है उसका नाम था ब्रजयान। ब्रजयान में क्या था कि ये सारी चीज़ें उसमें अलाउड थी, ठीक। ये बौद्ध धर्म का ही एक ऐसा भाग है, एक ऐसा हिस्सा है कि आप बौद्ध धर्म में से भी जुड़े रहेंगे और आप ये शराब वगैरह पीना है, मांस वगैरह खाना है, नाचना गाना है, तो ये सब आप कर सकते हैं, ठीक। तो त्रिपिटक, तो कहने का मतलब है कि बौद्ध धर्म का जो प्रवेश हुआ था चाइना में वो किसके माध्यम से? संयुगन और इत्सिंग, ये दोनों आए और यहाँ से भारत से बौद्ध धर्म की प्रतियां लेकर के गए थे। इत्सिंग जो था त्रिपिटक की कॉपी लेकर गया और जो संयुगन था उसने अलग अलग पुस्तकों की अलग अलग कॉपियाँ करा कर ले गया। और उसके बाद बीच में एक व्यक्ति आ गए हैं तारानाथ। तारानाथ ने क्या रचना की? तो उनकी दो रचनाएं हैं, एक का नाम है कंग्यूर और एक का नाम है तंग्यूर। तो आई होप जितने भी विदेशी यात्री हैं उन विदेशी यात्रियों द्वारा लिखी गई पुस्तक के बारे में आपको जानकारी हो गई होगी। एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं। हेरोडोटस की पुस्तक, हिस्टोरिका, टालमी की पुस्तक, जियोग्राफिका, प्लिनी की पुस्तक, नेचुरल हिस्टोरिका, मेगास्थनीज की इंडिका, अलबरूनी की किताबुल हिंद और साथ ही साथ हकीके हिंद, मार्को पोलो का द सर मार्को पोलो, फाहयान का, फोक्यू की, वेनसांग का, सीयू की। ये इसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है क्योंकि ये भारत में आकर के नालंदा विश्वविद्यालय में इसने पढ़ाई भी की और यहाँ के विद्यार्थियों को पढ़ाया भी। तारानाथ जो थे उनकी दो पुस्तकें हैं, कंग्यूर और तंग्यूर। फिर संयुगन आया तो वो उसने बौद्ध धर्म की प्रतियां लेकर के गया। जो इत्सिंग आया उसने एक पर्टिकुलर पुस्तक यानी त्रिपिटक की 400 कॉपियां करा करके ले गया। तो चलिए विदेशी यात्रियों के बारे में हो गया। अब हम नज़र अपने कदम बढ़ाते हैं ऐतिहासिक स्रोत की ओर, ठीक। तो ऐतिहासिक काल को समझने के लिए बताया गया था 3 चीज़ें थी। एक बताया गया था पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत सिक्के और अभिलेख के बारे में पढ़ा जाता है, वो आपने पढ़ लिया। दूसरा जो हमारे पास स्रोत होता है उन स्रोतों में कौन सा है? विदेशी यात्री के बारे में भी आपने पढ़ लिया। अब उसके बाद बढ़ते हैं साहित्यिक स्रोत, कि हमारे पास साहित्यिक का मतलब रचना यानी लिखित साक्ष्य कौन कौन से हैं। अब लिखित साक्ष्य तो ये भी है, ये विदेशी है। अब यहाँ पर कहा गया साहित्यिक का मतलब बड़ी बड़ी रचनाएं, ग्रंथ वगैरह, तो उसको हम पढ़ेंगे साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत। अब साहित्यिक स्रोत 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक या तो धार्मिक स्रोत होगा या तो गैर धार्मिक। धार्मिक स्रोत का मतलब है कि ऐसी कोई पुस्तक जो धर्म से जुड़ी हो और ऐतिहासिक काल के बारे में बताती हो कि उस समय का समाज कैसा था, लोग कैसे थे, परंपराएं कैसी थी, रीतियां कैसी थी, इन सब चीज़ों का डिस्क्रिप्शन मिलता हो तो उसको कहेंगे धार्मिक साहित्यिक स्रोत। और यदि कोई ऐसी पुस्तक मिल जाए जो धर्म से रिलेटेड नहीं है, फिर भी वो ऐतिहासिक काल के समय की जो परंपरा है, जो समाज है, उनकी जो गतिविधियां हैं, इन सब चीज़ों का वर्णन करती हो, तो उसको हम रखेंगे गैर धार्मिक पुस्तक के अंतर्गत। तो समझ में आया धार्मिक पुस्तक कौन और गैर धार्मिक कौन। अब आगे बढ़ते हैं कि धार्मिक पुस्तक जो है वो 2 भागों में विभाजित हो जाएगी। तो धार्मिक पुस्तक 2 भागों में विभाजित हो जाएगी, एक हो जाएगी ब्राह्मण और एक हो जाएंगे गैर ब्राह्मण, ठीक। ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण क्या होते हैं? वो धार्मिक पुस्तक जो कि हिंदू धर्म से रिलेटेड हो, उसमें हिंदू धर्म कहीं ना कहीं जुड़ा हो, तो उस पुस्तक को कहेंगे कि ये जो पुस्तक है ये धार्मिक पुस्तक कैसी है? ब्राह्मणवादी है, ठीक। उसके बाद गैर ब्राह्मण का मतलब ऐसी पुस्तकें जिनका हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं हो, उन पुस्तकों को कहेंगे गैर ब्राह्मण। और जिन पुस्तकों के अंतर्गत हिंदू धर्म से रिलेटेड हो, सनातन धर्म से जुड़ा हो, उसको कहेंगे ब्राह्मण ग्रंथ या ब्राह्मण पुस्तकें। अब उसके बाद अब जो ब्राह्मण है इसको हम कल एकदम डिस्क्राइब यानी डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि इसके बहुत सारे अंग हैं।
इसमें हम वेद पढ़ेंगे, वेदांग पढ़ेंगे, उपनिषद पढ़ेंगे, उपवेद पढ़ेंगे, ठीक, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इन बहुत सारी चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा, ठीक। तो ब्राह्मण वेद को हम अगली बार पढ़ेंगे, अगली वीडियो में एकदम विस्तार से। इसमें देखते हैं, तो ब्राह्मण ग्रंथ का मतलब हो गया कि वो पुस्तकें जो हिंदू धर्म से जुड़ी हों उनको ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाएगा, और गैर ब्राह्मण का मतलब ऐसे पुस्तकें जो कि हिंदू धर्म से न जुड़ी हों उनको कहा जाएगा गैर ब्राह्मण। अब गैर ब्राह्मण के अंतर्गत दो धर्म आते हैं, दो पुस्तकें आती हैं, एक आता है जैन धर्म और एक आता है बौद्ध धर्म। तो जैन धर्म की जो पुस्तक है और बौद्ध धर्म की जो पुस्तक है वो गैर ब्राह्मण है, ठीक। और उसके बाद जो वेद है, उपवेद है, पुराण है, ठीक, फिर ब्राह्मण वेद है, उपनिषद है, आरण्यक है, ये सभी के सभी क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ है, यानी ब्राह्मण वेद है, हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं। तो धार्मिक पुस्तकें दो प्रकार की, एक ब्राह्मण और एक गैर ब्राह्मण। ब्राह्मण पुस्तक का मतलब ऐसी धार्मिक पुस्तक जो हिंदू धर्म से जुड़ी हो, गैर ब्राह्मण का मतलब ऐसी धार्मिक पुस्तक जो हिंदू धर्म से न जुड़ी हो, उसको कहा जाएगा गैर ब्राह्मण। आइए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। इसके अंतर्गत आपने जान लिया जैन धर्म आता है और बौद्ध धर्म आता है। अब धर्मों के बारे में वीडियो आएगा तो उसमें आप डिटेल समझेंगे कि हर धर्म का उद्भव कौन हुआ था, उसके संस्थापक कौन थे, ये कितने समय तक चला और इसके अंतर्गत कौन कौन सी रीतियों का पालन करना पड़ता है। आगे आते हैं गैर धार्मिक। अब गैर धार्मिक पुस्तक का मतलब क्या है कि ऐसी पुस्तक जो किसी धर्म से न जुड़ी हो, फिर भी ऐतिहासिक काल के जो समय को बतलाती हो कि उस समय का समाज कैसा था, लोग कैसे थे, वो अपना जीवन कैसे जीते थे। तो गैर धार्मिक पुस्तकों में तीन पुस्तकें आती हैं, एक मनुस्मृति, एक अर्थशास्त्र और एक आता है पंचतंत्र। मनुस्मृति का नाम आपने सुना होगा। मनुस्मृति सबसे पुरानी राजनैतिक पुस्तक है, राजनीति की सबसे पुरानी पुस्तक मनुस्मृति है। मनुस्मृति को लिखने वाले मनु थे और यह भारत की, या कहा जाए तो भारत की पहली राजनैतिक पुस्तक थी। राजनैतिक पुस्तक का मतलब जिसका पालन राजा करते हों उसको देख करके राजा चलेगा। उसमें बताया गया था कि राजा को कैसा होना चाहिए, प्रजा को कैसा होना चाहिए, ठीक। इसमें जो मनुस्मृति है उसमें सभी चीज़ें ठीक है, बस उसमें ये बात गलत है कि उसमें दलितों और महिलाओं को निम्न बताया गया है, कि जो दलित वर्ग से लोग आते हैं बताया गया है कि वो बहुत तुच्छ होते हैं, जो महिलाएं होती हैं उनको भी नीचा बताया गया है। मनुस्मृति में बताया गया है कि शादी करने की 8 विधियां होती हैं, 8 प्रकार से व्यक्ति शादी कर सकता है, और शादी की इसमें उम्र जो है पुरुष की 25 साल, महिला की 12 साल, 13 साल, ऐसे उन्होंने एज बताई है। अब आगे देखते हैं अर्थशास्त्र। तो मनुस्मृति आपने समझ लिया कि मनुस्मृति पहली राजनैतिक पुस्तक है जिसको लिखने वाले मनु थे। इसमें महिलाओं और क्षुद्रों को बहुत नीचा बताया गया है। अगली पुस्तक है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र को लिखने वाले थे चाणक्य। चाणक्य आप जानते होंगे, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। तो उन्होंने लिखा अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र एक राजनैतिक और प्रशासनिक पुस्तक है। अर्थशास्त्र का मतलब वो नहीं कि जिसमें आप आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करते हैं उसे हम अर्थशास्त्र कहते हैं, ये वो अर्थशास्त्र नहीं है, ठीक। अर्थशास्त्र ये राजनैतिक पुस्तक का नाम है जिसको लिखने वाले चाणक्य थे। और देखिए चाणक्य की जो पुस्तक है, जैसे हर एक पुस्तक होती है, पुस्तक में बहुत सारे चैप्टर होते हैं, तो इसके अंदर जो अर्थशास्त्र की पुस्तक है इसमें जो चैप्टर है उस चैप्टर को कहा गया है अधिकरण, ठीक। और इसमें टोटल 15 अधिकरण हैं। और चाणक्य जो है, चाणक्य की तुलना की जाती है मैकियावेली से, ठीक। मैकियावेली भी एक लेखक हैं और उनकी एक पुस्तक थी द प्रिंस। तो चाणक्य की तुलना किससे की जाती है, मैकियावेली से की जाती है। चाणक्य ने कौन सी पुस्तक लिखी, अर्थशास्त्र। मैकियावेली ने कौन सी पुस्तक लिखी, द प्रिंस। तो ये हो गया, मनुस्मृति आपने देख लिया, अर्थशास्त्र देख लिया। लास्ट में आती है पंचतंत्र। पंचतंत्र में आप जानते हैं बहुत सी जातक कथाओं को आपको देखने को मिलता है, जिसमें मोरल स्टोरीज होती हैं, नैतिक कहानियाँ होती हैं। तो इसको लिखने वाले थे विष्णु शर्मा, ठीक। कि इसमें अलग अलग बहुत सारी कहानियाँ सिखाई गई हैं, उन छोटी छोटी कहानी बताई जाएगी और हर कहानी में एक अर्थ छिपा होगा, ठीक। कि देखो लालच नहीं करना चाहिए। जैसे कछुए और खरगोश की कहानी है, उस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है कि कभी भी आलस नहीं करना चाहिए, ठीक। तो वैसे ही पंचतंत्र की जो कहानियाँ हैं स्टोरीज होती हैं, और हर स्टोरी के अंत में एक आपको मोरालिटी मिलेगी, एक नैतिक गुण मिलेगा, एक आदर्श बात समझने को मिलेगी। तो ये जो विष्णु शर्मा की पुस्तक है पंचतंत्र, इसका 15 भारतीय भाषाओं में और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एक बार फिर से रिकैप करते हैं। मनुस्मृति
मनु द्वारा लिखी गई है। यह भारत की पहली राजनैतिक पुस्तक है। इसमें महिलाओं और दलितों को बहुत निम्न बताया गया है। इसमें शादी करने की कुल 8 विधियाँ बताई गई हैं। अर्थशास्त्र, इसको लिखने वाले थे चाणक्य। ये भी एक राजनैतिक और प्रशासनिक पुस्तक है। चाणक्य की तुलना मैकियावेली से की जाती है। मैकियावेली भी एक लेखक है जिन्होंने पुस्तक लिखी है द प्रिंस। उसके बाद पंचतंत्र। पंचतंत्र विष्णु शर्मा की एक पुस्तक है जिसके अंतर्गत बहुत सी नैतिक कहानियाँ आपको देखने को मिलती हैं। नैतिक कहानियों का संग्रह है। विष्णु शर्मा की जो पुस्तक है उसकी 15 भारतीय भाषाओं में अनुवाद तथा 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया है। तो आई होप आज आपको जो बताया गया ये विदेशी यात्रियों के बारे में और ये जो साहित्यिक स्रोत है इनके बारे में वो अच्छे समझ में आया होगा। जो पॉइंट या जो टॉपिक ना समझ में आया हो उसे आप कमेंट कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही नई नई चीज़ों को सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आज के लिए केवल इतना ही। धन्यवाद।